नमस्कार साथियों, मेरा नाम रमेश एस लाल है। सिंधी भाषा के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे दैनिक व्यवहार में पर्यटन से संबंधित सिंधी भाषा की। पर्यटन, जिसे सिंधी भाषा में सैरो सफ़र भी कहते हैं। हमारे सिंधी समाज के लोग पर्यटन में विशेष रुचि रखते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं वहीं के रंग में रंग जाते हैं, परंतु अपनी मातृभाषा सिंधी का दामन वे कभी नहीं छोड़ते। सिंधी समुदाय हमेशा अपने व्यापार या बिजनेस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कहावत भी है कि चंद्रमा पर भी यदि जीवन संभव होगा तो वहाँ भी पहली दुकान सिंधी की खुलेगी। वे कहीं पर भी अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो उन्हें सफलता उनके कदम चूमती है। सिंधी विश्व में कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ की स्थानीय भाषा को सीखते हैं। वहाँ पर वे सबसे पहले सिंधी में बात करते हैं। जब दो सिंधी आपस में मिलते हैं तो वार्तालाप सिंधी में ही करते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ यह भी होता है कि जब दो लोगों की बातचीत होती है तो उसको कोई तीसरा विदेशी या अपरिचित व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो इस बात का लाभ उठा करके सिंधी भाषी कई बार सफलता के शिखर पर पहुँच जाते हैं। व्यापार में न केवल बातचीत की सिंधी भाषा की, परंतु लिखावट में भी एक सिंधी में एक विशेष लिपि का प्रयोग करते हैं। उस लिपि का नाम है हटवाणिका लिपि। सिंधी में दुकान को हट कहते हैं और वाणिका का अर्थ है वाणिज्य या व्यापार, अर्थात दुकानदारी या वाणिज्य व्यापार में प्रयोग की जाने वाली लिपि को हटवाणिका लिपि कहते हैं। यह एक ऐसी लिपि है जिसमें मात्राएं बिल्कुल नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें लिखना हो हु अजमेर व्यो, मतलब वह अजमेर गया, क्योंकि इसमें मात्राएं बिल्कुल नहीं होती तो पढ़ने वाला उसे कुछ भी उसका अर्थ निकाल सकता है। हु अजमेर व्यो को हु अजमरी व्यो भी पढ़ सकता है। हु अजमरी व्यो मतलब वह आज मर गया। अर्थात जो सिंधी व्यापारी लोग होते हैं वो इस अपनी भाषा को स्वयं पढ़ करके ही स्वयं ही उसका सही अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये बात हुई हटवाणिका लिपि के बारे में। सिंधी जो है मुख्यतः सिंध प्रांत की भाषा है, परंतु कालांतर में इसका भौगोलिक क्षेत्र जो है विस्तृत हो गया था। जॉर्ज गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में कहा है कि सिंधी सिंध के पश्चिम में बलूचिस्तान के पूर्व में कच्छ का रण पार करके कच्छ और काठियावाड़ तक, उत्तर पूर्व में मारवाड़ और जैसलमेर तक, उत्तर में बहावलपुर और मुल्तान तक बोली और समझी जाती है। हमारे देश का विभाजन जो 1947 में हुआ था, उसके पश्चात लगभग 13 लाख सिंधी भाषी हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ गए। वे यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि में रहने लगे हैं। आज भी पाकिस्तान और भारत के अतिरिक्त कई सिंधी व्यापारी दुनिया के कोने कोने में, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में रहते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधी साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त राजभाषा के रूप में भी प्रयोग होती है। देश विभाजन के बाद जो सिंधी भाषी भारत में आए हैं वे सिंध के विभिन्न भागों में के थे और सिंधी की विभिन्न उपभाषाएं बोलते थे। वे यहाँ भारत के विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं और अब धीरे धीरे उनकी उपभाषाओं का स्वरूप भी बदल रहा है। वे महाराष्ट्र में मराठी मिश्रित सिंधी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती मिश्रित सिंधी बोलते हैं और मध्य प्रदेश आदि की में हिंदी प्रदेश से हिंदी मिश्रित सिंधी आदि का प्रयोग करते हैं। वे जिन प्रदेशों में अधिकाधिक रहते हैं उन प्रदेशों में सिंधी का एक साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग होता है। वे जिन प्रदेशों में कम संख्या में रहते हैं वहाँ सिंधी केवल सिंधी घरों में ही बोलचाल की भाषा है। दुनिया में जहाँ जहाँ सिंधी व्यापारी बसे हुए हैं वहाँ वहाँ भी यह सिंधी भाषा का बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में सिंधी एक शहरी भाषा है क्योंकि यहाँ सिंधी लोग अधिकतर शहरों में आकर के बसे हैं, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई, उल्लासनगर, कल्याण तथा पिंपरी, पुणे, गुजरात में गांधीधाम, बड़ौदा, आदिपुर, कच्छ तथा कुबेरनगर, अहमदाबाद, राजस्थान में अजमेर तथा जयपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में बैरागढ़, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और लखनऊ और दिल्ली में
लाजपत नगर, कालकाजी, प्रीतमपुरा, शालीमार बाग, अशोक विहार और राजेंद्र नगर आदि में सिंधी लोगों ने अपेक्षाकृत अधिक आबादी है। ये स्थान केवल उदाहरण की तरह के तौर पर गिनाए गए हैं और ऐसे स्थानों पर सिंधी के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल भी हैं। सिंधी भाषा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर गिरावट आती जा रही है और सिंधी लोग अधिकाधिक द्विभाषी अर्थात अंग्रेजी को जोड़ें तो त्रैभाषी होते जा रहे हैं। सिंधी के अलावा ये उस प्रदेश की भाषा भी बोलते हैं जिसमें वे रहते हैं। यदि हम सिंधी साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि सिंधवासी पर्यटन के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सिंधी के महान कवि शाह अब्दुल लतीफ़ 20 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें लौकिक प्रेम से वो पीड़ित हो गए थे, तो वो अपने अभिभावकों को बिना बताए घर से चले गए थे और जोगियों सन्यासियों के साथ हो लिए थे। उनके साथ वे लगातार 3 साल तक घूमते रहे। उन्होंने सिंध, गुजरात, राजस्थान आदि का पर्यटन किया। उनका यह जो पर्यटन था, भ्रमण था, आगे चल करके उनके काव्य में खूब रंग लाया। उन्होंने जो भी यात्राएं की, जिन स्थानों पर भी वे गए, उनका प्रतिबिंब उनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। 3 साल के बाद जब वे अपने घर लौटे तो उन्होंने सबको अपनी यात्राओं के बारे में बताया। तो उनके पिता को यह जानकर हैरानी हुई कि उनका पुत्र हिंगलाज भी गया था। हिंगलाज कराची के पश्चिम में उससे 120 मील दूर दक्षिण बलूचिस्तान के लसबेला क्षेत्र में है। वह अम्बा देवी का तीर्थ स्थान है। सबसे पहले वे गंजो टक्कर अर्थात गंजा पर्वत नामक स्थान में काली मंदिर भी गए थे। यह इलाका आजकल हैदराबाद शहर में है। उसके बाद सिंध की राजधानी ठट्टा पहुँचे। उस समय यह सुंदर, आबाद और समृद्ध शहर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ठट्टा से बम्बोर शहर गए और हिंगलाज से वापसी पर लसबेला की पहाड़ियों में लाहौत गुफा उन्होंने देखी। उसके बाद ठट्टा, देवलकोट, द्वारिका, पोरबंदर, जूनागढ़ से होते हुए गिरनार पहुँचे। तदुपरांत गुजरात के खंबात दरिया, साबरमती और माही नामक स्थानों पर भी वे गए। जैसलमेर के रास्ते से उन्होंने घर की वापसी की। शाह लतीफ़ के इस सैरो सफ़र या पर्यटन के कारण ही उन्हें सच्चा सैलानी का खिताब भी मिला है। शाह लतीफ़ का दास्तान सुर सामुंडी पूरा पर्यटन और सैरो सफ़र से भरा हुआ है। इस सुर में बंजारों और व्यापारियों के समुद्री सफ़र का बयान किया गया है। समुद्री व्यापारी जो होते थे वो लौंग, इलायची, बहुमूल्य वस्त्र लेकर के लंका और अदन जैसे दूर देशों की ओर जाते थे और वहाँ से वापसी में वे बहुमूल्य माणिक, मोती, सोना लाते थे और अपने वतन को सोना, चांदी और हीरों से मालामाल कर देते थे। इसी अवस्था में वे अपनी जान की परवाह भी नहीं करते थे। नौजवान व्यापारी अपनी नवविवाहित वधुओं को भरी जवानी में छोड़ करके घर के सारे सुख त्याग करके समुद्री मोतियों की लालच में दूर दूर बंदरगाहों पर जा निकलते थे। शाह लतीफ़ में अपने इस ग्रंथ में पर्यटन स्थलों का वर्णन करते हुए बहुत ही सरल, रोचक और बोलचाल की सिंधी भाषा का प्रयोग किया है। इसके अलावा सिंधी समाज के लोग भ्रमण करने के तथा पर्यटन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज से लगभग 3 दशक पहले की बात है, जब लंबी लंबी यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, तभी भी लोग बड़ी खुशी से वो सफ़र करते थे रेलगाड़ी का। और एक कहावत प्रसिद्ध थी, त घूमण लाए त कैद खानो भी कबूल पवंदो आहे, अर्थात घूमने की लालसा पूर्ति हेतु तो जेल की सज़ा भी स्वीकार्य है। यही कारण है कि सिंधी साहित्य में सफ़रनामों अर्थात यात्रा वृत्तांत अधिकाधिक लिखे गए हैं और देश विभाजन के बाद अपने पैतृक वतन सिंध प्रदेश के सफ़रनामों के तो जैसे बाढ़ ही आ गई हो। इन यात्रा वृत्तांतों में सिंध प्रदेश की भौगोलिक जानकारी तो हमें मिलती है। जिन जिन स्थानों का वे भ्रमण करते हैं उसमें उनका उल्लेख तो होता ही है, परंतु उनकी जो संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, उनका वर्णन भी इन यात्रा वृत्तांतों में होता है। उनकी भाषा या बोली
जो है इनमें सहज ही उभर करके आती है, क्योंकि ये जो बोली होती है सीधा हृदय से निकल करके आती है, जो पाठकों के दिल पर सीधा प्रभाव डालती है और उनके लिए लेखक को किसी शब्द का चयन भी नहीं करना पड़ता है। तो साथियों, इस सत्र में हमने दैनिक व्यवहार में पर्यटन के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा और पर्यटन से संबंधित सिंधी समुदाय की जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि सिंध की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, और जो सिंधी के जो मशहूर शायर है शाह अब्दुल लतीफ़, उसकी भी हमने बातें की और पर्यटन के बारे में बताया कि सिंधी लोगों को पर्यटन का कितना शौक़ रहता है। वो देश विदेशों की यात्रा करके बहुत ही अपने आप को अच्छा मानते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सत्र जो है पर्यटन की तरह ही रोचक लगा होगा और इसमें दी गई जानकारी से अवगत होकर के तुम्हें आनंद भी प्राप्त हुआ होगा। और ऐसे ही रोचक विषयों की चर्चा के लिए आपसे हमारी पुनः आगामी सत्र में भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।